हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं नाभिकीय संलयन, तारों में ऊर्जा जनन के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, नाभिकीय संलयन होता कैसे है, तारों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। चित्र 13.1 में दर्शाया गया बंधन ऊर्जा वक्र यह भी दर्शाता है कि यदि दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाएं तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर 13वां के जो पहला फिगर आप पढ़े थे 13.1, यह ग्राफ जो कि द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान संख्या प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बीच में यह ग्राफ बना था, जिसमें आप देख रहे हैं यह एक सीधी लाइन जो हमें मिल रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस परिवर्तन नहीं दिख रहा है। इसको देखने से हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि यदि दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाएं तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन होता क्या है? नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाया जाता है और इससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस तरह की ऊर्जा विमोचक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला हाइड्रोजन। ठीक है, यह क्या है? एक हल्का नाभिक है हाइड्रोजन। यह आपस में मिलकर 1H1 मिलकर 1H2 बना रहे हैं। फिर 1H2 मिलकर 2He3 बना रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि 1H2 मिलकर 1H3 बना रहे हैं और 1H1 बना रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जब हल्के नाभिक आपस में मिलकर अपेक्षाकृत बड़े नाभिक बना रहे हैं तो ऊर्जा भी निकल रही है। जैसे जब 1H1 मिलकर 1H2 बनाते हैं तो पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो के साथ साथ 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। 1H2 के मिलने से 2He3 बनता है, न्यूट्रॉन निकलता है और 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। 1H2 के मिलने से 1H3 भी बनता है और 1H1 भी बनता है और 4.03 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। तो समीकरण अभिक्रिया जो ए वाला है, यह पहला अभिक्रिया में दो प्रोटॉन 1H1 अर्थात दो प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बनाते हैं और इसके साथ साथ 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। यह पहले अभिक्रिया में हो रहा है। अभिक्रिया ए में दो प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं और इस अभिक्रिया में 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। अब अभिक्रिया बी में देखें, इसमें दो ड्यूट्रॉन, यह 1H2 दो ड्यूट्रॉन मिलकर हीलियम का हल्का समस्थानिक बनाते हैं। 1H2 दो ड्यूट्रॉन मिलकर हीलियम 2He3 हीलियम का हल्का समस्थानिक बनाते हैं। ठीक है, अब तीसरे वाले अभिक्रिया में इसमें आप देख रहे हैं कि दो ड्यूट्रॉन मिलकर ट्रिटियम और एक प्रोटॉन बनाते हैं। दो ड्यूट्रॉन मिलकर ट्रिटियम 1H3 और एक प्रोटॉन बनाते हैं। ठीक है,
संलयन के लिए दो नाभिक का इतने अधिक पास आना आवश्यक है। संलयन के लिए दो नाभिकों का इतने अधिक पास आना आवश्यक है जिससे कि उनके बीच आकर्षित लघु परासीय नाभिकीय बल कार्य कर सके। संलयन के लिए दो नाभिकों का इतने नज़दीक आना जरूरी है जिससे कि उनके बीच में नाभिकीय बल कार्य कर सके, उनमें आपस में अट्रैक्शन हो सके, तभी संलयन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो इन तीनों अभिक्रिया में आपने क्या क्या देखा? इसमें आपने देखा अभिक्रिया ए में दो प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूट्रॉन एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में 0.42 मिलियन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। अभिक्रिया बी में दो न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम का हल्का समस्थानिक बनाते हैं। अभिक्रिया सी में दो न्यूट्रॉन मिलकर एक ट्रिटियम और एक प्रोटॉन बनाते हैं। संलयन के लिए दो नाभिकों का इतने अधिक पास आना आवश्यक है जिससे कि उनके बीच आकर्षित लघु परासीय नाभिकीय बल कार्य कर सके। ठीक है, तो संलयन के लिए दो नाभिकों को इतने अधिक पास आना आवश्यक है ताकि उनके बीच आकर्षित लघु परासीय नाभिकीय बल कार्य कर सके। हालांकि दोनों नाभिक धनात्मक आवेशित हैं। दोनों नाभिक कैसे हैं? धनात्मक आवेशित हैं, अतः उनके बीच कूलाम का प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, दोनों नाभिक धनात्मक हैं, धनात्मक आवेशित हैं, उनके बीच कूलाम का प्रतिकर्षण होगा। अतः इनमें कूलाम अवरोध पार करने के लिए, जो प्रतिकर्षण हो रहा है उसको तोड़ने के लिए, उससे आगे जाने के लिए समुचित ऊर्जा होनी आवश्यक है। ठीक है, इस कूलाम के प्रतिकर्षण को रोकने के लिए, कूलाम के अवरोध को पार करने के लिए समुचित ऊर्जा होनी आवश्यक है। अगर समुचित ऊर्जा होगी तभी वह कूलाम के अवरोध को पार करके एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और नाभिकीय बल कार्य कर पाएगा और संलयन की प्रक्रिया होगी। इसके लिए समुचित ऊर्जा की जरूरत होती है, एक उच्च ऊर्जा की जरूरत होती है संलयन के लिए। यह सूर्य की सतह पर होता है। पृथ्वी पर कराने के लिए पहले इसको परमाणु बम विस्फोट करना होगा, जिससे अत्यधिक ऊर्जा पैदा होगी, तब संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इस कूलाम अवरोध की ऊंचाई आवेशों एवं अन्योन्य क्रियागत नाभिकों की त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। इस कूलाम अवरोध की ऊंचाई जो है वह आवेशों और अन्योन्य क्रियागत नाभिकों की त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, यह आसानी से दर्शाया जा सकता है कि दो प्रोटॉनों के लिए यह अवरोध तुंगता जो है, बैरियर हाइट जो है वो लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, यह दो प्रोटॉन आप देख रहे हैं, यह आपस में मिलें, संलयन प्रक्रिया हो, न्यूट्रॉन बने, पॉजिट्रॉन बने, न्यूट्रिनो बने, 0.42 मिलियन वोल्ट ऊर्जा रिलीज हो। इसके लिए कूलाम के अवरोध की ऊंचाई को पार करना होगा, बैरियर हाइट को क्रॉस करना होगा दोनों प्रोटॉनों के लिए, और उसका मान होता है लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अधिक आवेशधारी नाभिकों के लिए, ठीक है, जिन पर ज़्यादा आवेश है, ऐसे नाभिकों के लिए, अधिक आवेशधारी नाभिकों के लिए अवरोध तुंगता और भी अधिक होगी। जैसे प्रोटॉन में आपने देखा कि दो प्रोटॉन है, उनके लिए अवरोध तुंगता जो है, बैरियर हाइट लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन अगर अधिक आवेशधारी नाभिक है तो इसके लिए अवरोध तुंगता, बैरियर हाइट और भी अधिक होगी। किसी प्रोटॉन गैस में प्रोटॉनों द्वारा कूलाम अवरोध को पार करने के लिए
किसी प्रोटॉन गैस में प्रोटॉनों के द्वारा कूलाम अवरोध को पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा 3 × 10⁹ केल्विन ताप पर प्राप्त हो सकता है। किसी प्रोटॉन गैस में प्रोटॉन द्वारा कूलाम अवरोध को पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा जो है वह 3 × 10⁹ केल्विन ताप पर प्राप्त हो सकता है। अगर इतना ताप है, 3 × 10⁹ केल्विन ताप है, तो इस कंडीशन में प्रोटॉन जो है कूलाम अवरोध को पार कर जाएगा। किसी प्रोटॉन गैस में प्रोटॉनों द्वारा कूलाम अवरोध को पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा 3 × 10⁹ केल्विन ताप पर प्राप्त हो सकता है। इस ताप की गणना, इस ताप का परिकलन जो है वो हम सूत्र 3/2 kT = K में K का मान 400 kN रखने पर किया जा सकता है। यह जो टेम्परेचर 3 × 10⁹ केल्विन आया है, इतना अगर ताप उपलब्ध करा दिया जाए तो प्रोटॉन गैस में प्रोटॉन जो है कूलाम अवरोध को पार कर जाएगा। यह मान हमें कैसे प्राप्त हुआ है? तो यह ताप हमें सूत्र 3/2 kT = K में K का मान 400 kV रखने पर प्राप्त हुआ है। ठीक है। ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए, ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संलयन स्थूल द्रव्य में होना चाहिए। ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संलयन जो है वह स्थूल द्रव्य में होना चाहिए। आवश्यकता बस इस बात की है कि द्रव्य का ताप तब तक बढ़ाया जाए जब तक कि इसके कण मात्र अपनी तापीय गति के कारण कूलाम अवरोध को पार न कर जाए। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि द्रव्य का ताप तब तक बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि कण जो हैं अपनी तापीय गति के कारण कूलाम अवरोध को पार न कर जाए, तब तक जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। इस प्रक्रिया को ताप नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ठीक है। ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए, ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संलयन स्थूल द्रव्य में होना चाहिए। ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संलयन स्थूल द्रव्य में होना चाहिए। और आवश्यकता इस बात की है कि द्रव्य का ताप जो है तब तक बढ़ाया जाए जब तक कि इसके कण मात्र अपनी तापीय गति के कारण, जब तक कि इसके कण मात्र अपनी तापीय गति के कारण कूलाम अवरोध को पार न कर जाए। इस प्रक्रिया को ताप नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है। तारों के अंतःपटल में निर्गत ऊर्जा का स्रोत ताप नाभिकीय संलयन है। जो तारे आप देखते हैं स्टार, सूर्य की भी बात की जा रही है, सूर्य भी एक तारा है, कि अंतःपटल में निर्गत ऊर्जा का जो स्रोत है वह ताप नाभिकीय संलयन ही होता है। सूर्य के क्रोड का ताप लगभग 1.5 × 10⁻7 केल्विन होता है। ठीक है। सूर्य के क्रोड का ताप 1.5 × 10⁻7 केल्विन है, जो औसत ऊर्जा के कणों के संलयन के लिए आवश्यक अनुमानित ताप से काफ़ी कम है। सूर्य के क्रोड का ताप लगभग 1.5 × 10⁻7 केल्विन है, जो कि औसत ऊर्जा के कणों के संलयन के लिए आवश्यक अनुमानित ताप से काफ़ी कम है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य में होने वाली संलयन प्रक्रिया में औसत ऊर्जाओं से बहुत अधिक ऊर्जा वाले प्रोटॉन भाग लेते हैं। सूर्य में होने वाली संलयन प्रक्रिया में औसत ऊर्जाओं से
बहुत अधिक ऊर्जा वाले प्रोटॉन भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि औसत ऊर्जा के कणों के संलयन के लिए आवश्यक अनुमानित ताप से काफ़ी कम ताप वहाँ पर उपलब्ध होता है सूर्य के क्रोड के अंदर। ठीक है, तो तारों के अंतःपटल में निर्गत ऊर्जा का स्रोत ताप नाभ की संलयन है। सूर्य के क्रोड का ताप लगभग 1.5 × 10⁷ केल्विन है, जो कि औसत ऊर्जा के कणों के संलयन के लिए आवश्यक अनुमानित ताप से काफ़ी कम है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य में होने वाली संलयन प्रक्रियाओं में औसत ऊर्जाओं से बहुत अधिक ऊर्जा वाले प्रोटॉन भाग लेते हैं। ठीक है, तो सूर्य में होने वाली संलयन प्रक्रिया जो है उसमें औसत ऊर्जा से बहुत अधिक ऊर्जा वाले प्रोटॉन भाग लेते हैं। अतः ताप नाभ की संलयन बहुत उच्च ताप और दाब पर ही हो सकता है। ताप नाभ की संलयन जो है वह बहुत उच्च ताप और दाब पर ही हो सकता है। ताप और दाब की ऐसी स्थितियां केवल तारों के अंतरंग में ही उपलब्ध होती हैं। ताप और दाब की ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति केवल तारों के अंतरंग में ही उपलब्ध होती है, तारों के अंदर वाले भाग में ही उपलब्ध होती है। तारों में ऊर्जा जनन ताप नाभ की संलयन के माध्यम से ही होता है। तारों में ऊर्जा का जनन जो है, ऊर्जा उत्पन्न होना जो है, वह ताप नाभ की संलयन के माध्यम से ही होता है। सूर्य की बात करते हैं, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य में होने वाली संलयन अभिक्रिया एक बहुचरण प्रक्रिया होती है। सूर्य में होने वाली जो संलयन अभिक्रिया है वह कई स्टेप में कंप्लीट होती है, बहुचरण प्रक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। ठीक है, सूर्य में होने वाली संलयन अभिक्रिया एक बहुचरण प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। अतः सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन ईंधन है। सूर्य के क्रोड में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन है। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र जिसके द्वारा यह घटित होता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समुच्चय द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो सूर्य में होने वाली संलयन अभिक्रिया जो है मल्टी स्टेज होती है, बहुचरण प्रक्रिया होती है, जैसे 1 2 3 4 प्रक्रिया है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और यह सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन ईंधन उपलब्ध है। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में प्रोटॉन और प्रोटॉन 1H1 1H1 से शुरुआत होती है, जिससे ड्यूट्रॉन बनता है, 1H2 बनता है, पॉजिट्रॉन बनता है और 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर गामा क्षय करते हैं, गामा किरणें निकलती हैं और इससे भी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। एक ड्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर हीलियम का हल्का नाभिक तैयार करते हैं 2He3 और गामा निकलता है और 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। अब जो है 1S3 और 2S3 और 2S3 ये आपस में मिलते हैं, जिससे 2He4 बनता है, हीलियम बनता है, प्रोटॉन बनता है और एक अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के द्वारा यह स्टार्ट होता है और हीलियम बनता है और इस प्रोसेस में बहुत अधिक ऊर्जा रिलीज होती है। चौथी अभिक्रिया जो आप देख रहे हैं, चौथी अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि पहली 3 अभिक्रियाएं जो हैं 2-2 बार हों। यह पहला, दूसरा और तीसरा, यह
अभिक्रियाएं अगर दो दो बार हो गई हों तभी चौथी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें 2He3, ठीक है, 1H2 ये सब बन रहे हैं। चौथी अभिक्रिया होने के लिए 2H3 यह बनने के लिए पहली, दूसरी, तीसरी अभिक्रिया को 2 बार होना चाहिए। चौथी अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि पहली 3 अभिक्रियाएं 2-2 बार हों और इस प्रकार 2 हल्के हीलियम नाभिक मिलकर सामान्य हीलियम का एक नाभिक बनाएं। ठीक है, यह जो 2He3 है यह हल्के नाभिक 2 हैं, 2He3 यह He है, 2He3 यह हीलियम का हल्का नाभिक है। यह मिलकर एक बड़ा नाभिक बना रहा है 2He4 और एक प्रोटॉन बन रहा है, ठीक है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा रिलीज हो रही है। तो चौथी अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि पहले 3 अभिक्रियाएं 2-2 बार हों और इस प्रकार 2 हल्के हीलियम नाभिक मिलकर सामान्य हीलियम का एक नाभिक बनाएं। अगर हम 2 फर्स्ट प्लस 2 सेकेंड प्लस 2 थर्ड और प्लस 4 पर विचार करें तो कुल प्रभाव क्या होगा? तो 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक हीलियम नाभिक, 2 न्यूट्रिनो, 6 गामा किरणें और 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होगी। या फिर 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर हीलियम नाभिक, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रिनो, 6 गामा किरणें और 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होगी। ठीक है, अतः 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं और इस अभिक्रिया में 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, 4 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक 2He4 एक हीलियम परमाणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया में 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, किसी तारे के अंतःपटल में केवल हीलियम का ही निर्माण नहीं होता। जैसे आप समीकरण में देख रहे हैं हीलियम बन रहा है, तो किसी तारे के क्रोड में अंतःपटल में केवल हीलियम का ही निर्माण नहीं होता। जैसे जैसे क्रोड में हाइड्रोजन हीलियम में बदलकर कम होता जाता है, क्रोड ठंडा होने लगता है। इससे तारा अपने गुरुत्व के कारण संकुचित होता है, जिससे क्रोड का ताप बढ़ जाता है। किसी तारा के अंतःपटल में केवल हीलियम का ही निर्माण नहीं होता है। जैसे जैसे क्रोड में हाइड्रोजन कम होता है, क्रोड ठंडा होने लगता है। इससे तारा अपने गुरुत्व के कारण संकुचित होता है, सिकुड़ता है, जिससे क्रोड का ताप बढ़ जाता है। और यदि क्रोड का ताप 10 पे 8 केल्विन तक बढ़ जाए, यदि क्रोड का ताप 10 पे 8 केल्विन तक बढ़ जाए तो संलयन की क्रिया पुनः होने लगती है। पर इस बार हीलियम कार्बन में परिवर्तित होगा। इस बार हीलियम किस में बदलेगा? कार्बन में परिवर्तित होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया में संलयन द्वारा बड़े द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों का जनन हो सकता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में संलयन द्वारा बड़े द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों का जनन हो सकता है। बड़े द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों का जनन हो सकता है, परंतु बंधन ऊर्जा के शीर्ष पर स्थित भारी तत्व का निर्माण इस प्रक्रिया में नहीं हो सकता। ठीक है, बंधन ऊर्जा वक्र के शीर्ष पर स्थित भारी तत्व का निर्माण, जैसे यूरेनियम का निर्माण, इस प्रक्रिया में नहीं हो सकता है।
ठीक है। सूर्य की आयु लगभग 5 × 10⁹ वर्ष है। सूर्य की आयु लगभग 5 × 10⁹ वर्ष है तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य को और 5 अरब वर्षों तक बनाए रखने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन उपलब्ध है। ठीक है। सूर्य की आयु लगभग 5 × 10⁹ वर्ष है और यह अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य के अंदर सूर्य को और 5 अरब वर्षों तक बनाए रखने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन उसमें उपलब्ध है। इसके बाद हाइड्रोजन का जलना रुक जाएगा, सूर्य ठंडा होने लगेगा। इससे सूर्य अपने गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, जिससे सूर्य के क्रोध का ताप बढ़ेगा। इससे सूर्य का बाहरी आवरण फैलने लगेगा, जिससे सूर्य एक लाल दानों में परिवर्तित हो जाएगा। सूर्य एक रेड गैंट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका नाभिकीय संलयन, तारों में ऊर्जा जनन के बारे में। थैंक यू।